आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म से। इस पर दो प्रॉब्लम्स हैं मेनली जो डिस्क्रिप्टिव में पूछी जाती हैं, और अगर इनके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो फिर आप एमसीक्यू भी कर पाएंगे आसानी से। आइसोमॉर्फिज्म आपने ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ाते हैं। टू ग्रुप्स आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन देम। आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता था, चार प्रॉपर्टी थी कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, फिर वन वन होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए और कंपोजिशन प्रिजर्विंग होना चाहिए। ये 4 पॉइंट्स थे आपके वहां पर। उसी तरह से यहाँ पर भी है, एक डिफिनेशन दी हुई है कि ए वन वन ऑन टू, देखिए दो चीजें तो यहीं पर आ गई, वन वन ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी कोलन वी टू डब्ल्यू इज सेड टू बी एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम वी टू डब्ल्यू। यानी इसको आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे जो वी टू डब्ल्यू एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कैसा होगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। और जो दो वेक्टर स्पेसेस होंगे आपके, उन्हें क्या कहेंगे? टू वेक्टर स्पेसेस V एंड W आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक, तब ये आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे एंड डिनोटेड बाय V आइसोमॉर्फिक W, ऐसे डिनोट करते हैं सिंबल से। इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन देम, अगर उनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म यानी एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जो वन वन भी हो ऑन टू। अब ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, इसी में दो बातें आ गई कि ट्रांसफॉर्मेशन हो और लीनियर हो, दो बातें, फिर वन वन हो और ऑन टू हो। तो 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पर प्रूफ करना होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है इसमें, थ्योरम नंबर 3 के फॉर्म में है, एवरी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। क्वेश्चन क्या है? थ्योरम एक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं इसको, है every n dimensional vector space is isomorphic to space of n tuples fn। अब यहां ध्यान देंगे, एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, दो स्पेस हैं, एक के बारे में तो यहां इन्होंने ये कह दिया कि जैसे ये v मान लीजिए आप, और दूसरा यहां पर एक बात कह दी fn। तो जो fn कहा है ये स्पेस ऑफ n टपल्स है। स्पेस ऑफ n टपल्स का मतलब हुआ कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो n टपल्स के हैं। और जो v के बारे में कहा है, ये एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ये n टपल्स का भी हो सकता है, या मैट्रिसेस का भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, आपका फंक्शंस का भी हो सकता है, या जो भी आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कल पढ़े तो उनके कलेक्शंस का भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस हो सकता है इस साइड पे, ठीक। तो यहाँ जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेना है वो v टू fn। v के लिए फ्रीडम है कि एनी वेक्टर स्पेस, लेकिन fn के लिए वेल डिफाइन कर दिया उन्होंने, अच्छी तरह बता दिया कि मीनिंग बता दी इसकी कि इसमें n टपल्स वाले होंगे, x1 x2 x3 xn करके जैसे कोई वेक्टर आप लिखते हैं। तो अब हमें यहां से यहां के लिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करना होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करना होगा जिसको लीनियर भी प्रूफ करना होगा, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। बाद में वन वन होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे हम, आप यहाँ पर देखिए इसको, कि एक डिफिनेशन बनानी पड़ती है, यानी कि डिफाइन करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वेल डिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर ये है, मान लीजिए कोई वेक्टर स्पेस आपके पास है, और यहाँ पर आपके पास ये fn ये आ जा रहा है, ठीक। fn कॉमा प्लस कॉमा डॉट होगा, तो इसमें n टपल्स के वेक्टर्स होंगे, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसके जो बेसिस है ना, ये जो हम ऐसे करके लिख रहे हैं अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा n, यानी हम ये बेसिस मान रहे हैं कि b इज बेसिस ऑफ v, राइट। तो इसमें जो एलिमेंट्स ले रहे हैं फाइनाइट डायमेंशनल है और n डायमेंशन का है, तो इसलिए इसमें n वेक्टर्स होंगे। अब अगर कोई अल्फा आप यहां लेते हैं तो आप यूं क्लेम कर सकते हैं कि अल्फा बिलोंगिंग v, that is alpha belonging v there exist x1 x2 xn, ये सब कहां बिलोंग करेंगे? फील्ड में, स्केलर्स हो जाएंगे, ठीक है। सच दैट कि ये अल्फा जो है ना इसके कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, x1 अल्फा 1 x2 अल्फा 2 और ये xn अल्फा, यानी टपल्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, स्केलर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक। यानी कि हम कह सकते हैं कि i इक्वल टू 1 टू n x i और अल्फा i हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि ये जो टपल्स यूज हुए हैं अल्फा को लीनियर कॉम्बिनेशन में रखने के लिए, जिन्हें आप x1 x2 करके ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्या ये n टपल्स नहीं बन सकते? और n टपल्स का फॉर्म ले करके उन उसको एक एज ए वेक्टर मान करके हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि fn के पास इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं और उन इनफाइनाइट वेक्टर्स में n टपल्स हैं, सब में n टपल्स आ रहे हैं आपके पास,
ठीक। तो इस अल्फा को जो कि V में है इन वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में रखा अल्फा अल्फा टू अल्फा n, और उसको रखने के लिए x1 x2 xn हमने स्केलर्स यूज किए। जो भी स्केलर्स आएंगे वो अल्फा से के हिसाब से आएंगे। अगर अल्फा को बदल के बीटा कर देंगे तो वो दूसरे आ जाएंगे, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने बीटा को कंबाइन किया तो उस समय आपके पास y1 अल्फा 1 से लेकर yn अल्फा n आ जाएंगे। दैट इज आप लिख सकते हैं कि i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक और yi अल्फा i। तो अब की जो यूज होंगे आपके टपल्स वो हो जाएंगे, मान लीजिए स्केलर्स जो होंगे वो y1 y2, और फिर इसको भी हम वेक्टर के फॉर्म में यानी कि टपल्स के फॉर्म में लेकर के यहाँ मान सकते हैं कि वो यहाँ बिलोंग करेंगे। अब फायदा क्या हुआ आपको, देखिए ये डिफाइन करने का हुआ क्या कि इस अल्फा के लिए इसको मान सकते हैं, इस बीटा के लिए इसको मान सकते हैं, और अगर कोई गामा हुआ तो एक और मान लेंगे यहाँ, क्योंकि गामा फिर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। तो दैट इज वी कैन डिफाइन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम यहाँ से यहाँ के लिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हैं, वेल डिफाइन कर सकते हैं, और ये क्लेम कर सकते हैं एग्जिस्ट करेगा। यानी हम टी अल्फा इक्वल टू ये कह सकते हैं कि x1 x2 और xn से मैप होगा। ये वेक्टर है आपका, ठीक, और ये वेक्टर है कहाँ का, fn का है, और ये आपका है, और इवरी अल्फा बिलोंगिंग v। यानी अगर यहाँ बीटा कर देंगे, अब अगर आप टी बीटा की बात करें कि सर वो बीटा किससे मैप होगा जा करके, इमेजिन करिए आप लोग, इसको थोड़ा विजुलाइज करिए कि हमारे पास ये जो वेक्टर है वो यहाँ जा रहा है, ठीक। अब ये y1 y2 से हो जाएगा जाकर। तो दस वी कैन से कि वी हैव डिफाइंड ए ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात लीनियरिटी की आएगी, उसको भी हम लोग चेक कर लेंगे कि लीनियरिटी, तो पहला स्टेप आपने क्रॉस कर लिया ये, ठीक। तो यही बातें यहाँ पर लिखी हैं, समझाई गई हैं पूरा, हम इसको पढ़ के बताते हैं आपको। लेट बी इक्वल टू अल्फा 1 टू अल्फा n बिन ऑर्डर्ड बेसिस। ऑर्डर्ड बेसिस हमने पहले ही बताया है, जिसमें x1 x2 xn की पोजीशन को चेंज ना किया जाए। बी एन ऑर्डर्ड बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस v, देन होना चाहिए, देन फॉर ईच अल्फा इन v देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स। ईच अल्फा यूनिक स्केलर्स मिलेंगे। ईच अल्फा मतलब अल्फा हो या बीटा हो या गामा हो v में, तो स्केलर्स मिलेंगे x1 x2 xn such that alpha is equal to, that is alpha can be put as a linear combination of the alpha 1 to alpha n can be written, right। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये जो स्केलर्स यूज हुए भाई, अभी हमने आपको समझाया कि उधर आपने वेक्टर मान लिया और मैपिंग कर दिया। तो इन्होंने लिख दिया लेट अस डिफाइन। अब लेट अस डिफाइन की मीनिंग हमने बताई कि किस तरह से डिफाइन किया, कैसे सोचा उस चीज को, हाउ वी थिंक, राइट। तो लेट अस डिफाइन a function t v to fn by t alpha is equal to x1 x2 xn। यानी ये एलिमेंट हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये वाला, ये आपका fn में। फॉर ईच अल्फा इज इक्वल टू दिस इन v। दिस फंक्शन इज वेल डिफाइंड बिकॉज, क्यों, क्योंकि हर अल्फा के लिए फॉर ईच अल्फा, फॉर v या इन v कह सकते हैं, फॉर ईच अल्फा इन v देयर इज यूनिक x1 x2 xn इन f। ये जो है fn में यूनिक होगा, बीटा होगा तो बीटा के लिए आ जाएगा। इस तरह वेल डिफाइंड हो गया। अब हम क्या लेते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करेंगे। टू शो टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके लिए दो एलिमेंट और दो इमेज लेनी होंगी। अल्फा आपने ये लिया, बीटा ये लिया, पीछे बताया मैंने आपको, और टी अल्फा उसकी इमेज हो जाएगी टी बीटा y1 y2 yn से मैप हो जाएगा। अब आपको सी अल्फा प्लस बीटा एक वेक्टर डिफाइन करना है। ये कहाँ होगा, ये तो आएगा v में। अभी आपका सी अल्फा प्लस बीटा कहाँ आएगा, अगर आप देखें यहाँ पर, तो अब अल्फा बीटा यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, तो सी अल्फा प्लस बीटा भी यही बिलोंग करेगा आपका, ठीक है। तो अब सी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, सिंपल है, अल्फा मालूम है आपको, बीटा मालूम है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा। अब अगर इसका ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं सी अल्फा प्लस बीटा का, तो किससे मैप होगा, इसको ऊपर से समझ करके लिख सकते हैं। जैसे अल्फा, अल्फा लिया था i इक्वल टू 1 टू n xi अल्फा i, तो अल्फा जब मैप हुआ टी अल्फा, तो x1 x2 x1 कॉमा x2 कहिए, बल्कि कॉमा करके लगाइए, x1 कॉमा x2 ट्रिपल से हुआ जाके ना, वेक्टर से हुआ, वेक्टर ट्रिपल्स के फॉर्म में है। तो अब ये कहाँ होगा जा करके, जब इसकी इमेज ली जाएगी, दैट इज टी सी अल्फा, तो इसके जो स्केलर्स यूज हुए हैं ट्रिपल्स फॉर्म में आ जाएंगे, सी x1 प्लस y1 कॉमा सी x2 प्लस y2 कॉमा सी xn प्लस y, राइट। अब इनको हम अलग अलग कर सकते हैं, सी x1 कॉमा सी x2 वाले अलग करते हैं, y1 y2 अलग करते हैं। सी आप ओवरऑल कॉमन ले लीजिए बाहर, तो अंदर जो बचेगा वो x1 x2 x3 कॉमा करके, ठीक है, x1 कॉमा x2, तो दैट इज टी अल्फा हो जाएगा और ये टी बीटा हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि टी ऑफ सी अल्फा प्लस बीटा जो ओपन हो रहा है वो सी टी अल्फा
प्लस टी बीटा हो जा रहा है फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू बी। ठीक है, तो आई थिंक ये भी समझ में आपको आ गया होगा। अब आते हैं इसको 1-1 चेक करने के लिए और ऑन टू चेक करने के लिए कि 1-1 है कि नहीं है। तो 1-1 तो आपको पता है ना, टी अल्फा इक्वल टू टी बीटा लेते हैं। 1-1 का कंसेप्ट एक बार रिवाइज करा दें कि हमें टी अल्फा इक्वल टू टी बीटा से स्टार्ट करना होता है और 1-2 स्टेप बाद ये दिखाना होता है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ये स्टेप्स हैं, ये जो हमने यहाँ पर लाइनें खींच दी हैं, ये स्टेप्स हैं आपके। ठीक, इन स्टेप्स के थ्रू ऐसे दिखाएंगे। तो बहुत सिंपल है, एक अल्फा जो पीछे लिया वही ले लिया, बीटा ले लिया, ऑलरेडी आप डिफाइन कर चुके हैं अल्फा बीटा। अब इसके बाद वी टेक टी अल्फा इज इक्वल टू टी बीटा। तो x1, x2, xn, y1, y2 उनकी इमेजेस लिख दी जाएंगे लेफ्ट और राइट में। अब अगर दोनों कंपेयर करिए तो x1 y1 के इक्वल होगा, x2 y2 के इक्वल होगा, दैट इज xi इज इक्वल टू yi हो जाएगा, यानी जो स्केलर से बराबर हो जाएंगे। तो अब अल्फा को क्या लिख सकते हैं आप, अल्फा को एक देखिए, अल्फा इज इक्वल टू दिस, ये तो है ही है अल्फा। अब xi को रिप्लेस कर दीजिए किससे, yi से, क्योंकि xi इज इक्वल टू कितना है, yi। और जब आप yi से रिप्लेस कर देंगे तो इसका तो नया सिंबल हो जाएगा बीटा, क्योंकि बीटा ऐसे डिफाइन किया हुआ है। तो दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ जाएगा। दस t इज 1-1, इस तरह से t हमारा जो है वो 1-1 हो जाएगा। अब ऑन टू कैसे दिखाया जाए, ऑन टू का मतलब ये होता है कि जो आपके पास W है, जैसे हम लोग शुरू में करते थे T:V2W, तो W के सारे एलिमेंट वो किस में आ जाए, वो RT में आ जाए। ठीक है, तो फिर वो ऑन टू हो जाएगा, यानी हर एलिमेंट W का जो वो इमेज बन जाए, कोई छूटे ना। ठीक, तो अब यहाँ पर ये देखना है कि जब 1-1 हो गया है ना, 1-1 हो गया है, तो 1-1 होने से एक खास बात ये हो जाएगी, देखिए 1-1 होने से कि V का एक एलिमेंट, V का जो एक एलिमेंट है वही मैप कर पाएगा यहाँ जाकर के। ठीक, ये यहाँ से यहाँ एक एलिमेंट, यानी यहाँ का जीरो वेक्टर ही यहाँ के जीरो वेक्टर से मैप करेगा 1-1 होने की वजह से, बिकॉज t इज 1-1, राइट। तो जब ये 1-1 हो गया आपका, तो नल स्पेस में कितने एलिमेंट आ गए, यानी कि एनटी में जिसे कहा जाए, याद करिए एनटी, एनटी में तो एक ही वेक्टर आएगा, कहां से और कौन सा, ये जीरो वेक्टर जो होता है, हमने शुरू में बताया आपको, ये वेक्टर स्पेस V का होता है। और इसका बेसिस कितना हो जाएगा फिर, जिसे आप न्यूलिटी कहते थे, देखिए जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, ये पिछले क्वेश्चन में बताया जा चुका है आपको। क्यों, क्योंकि इसका अगर बेसिस आप मानते भी हैं तो इसके खुद के पास एक ही एलिमेंट है, तो बेसिस में भी एक ही एलिमेंट जाएगा और वो भी जीरो वेक्टर। और ये बताया जा चुका है कि एनी वेक्टर कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज ऑलवेज LD, और बेसिस कैसा होता है Li। ये तो LD हो गया ना, ये हमारा LD हो गया, तो कभी बेसिस नहीं बनाएगा, तो बेसिस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कोई वेक्टर ही नहीं है उसके पास। ठीक, तो नलिटी टी जो होगी वो जीरो हो जाएगी। अब आपने पढ़ा है, एक फार्मूला पढ़ा था उस दिन, रैंक टी प्लस नलिटी टी इज इक्वल टू डाइम बी, पढ़ा था ना, प्रूव भी कराया गया था आपको कि रैंक टी प्लस टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, राइट। तो अब जब ये नलिटी जीरो हो गई तो रैंक टी किसके बराबर हो गई, डायमेंशन ऑफ वी की। और डायमेंशन ऑफ वी कितनी है, n, डायमेंशन ऑफ वी n है ना, अल्फा 1 टू अल्फा उसके बेसिस वेक्टर्स हैं। और ये हम जानते हैं कि जो n टपल्स वाला स्पेस होता है उसकी डायमेंशन भी n ही होती है। तो इसका मतलब है कि रैंक टी जो आई, यानी कि जो रेंज स्पेस है आपका, जो उसकी डायमेंशन है वो W जो है यहाँ पर, यानी FN, यहाँ W की जगह कितना है FN, उन दोनों की डायमेंशंस सेम आ रही है। इसका मतलब है रेंज स्पेस ऑफ टी, रेंज स्पेस ऑफ टी में सारे एलिमेंट आ गए हैं किसके, FN के। इसीलिए रेंज स्पेस ऑफ टी जो है वो FN के इक्वल है। तो ये क्या शो करता है, विच शोज टी इज ऑन टू, यानी कि रेंज स्पेस ऑफ टी में W के सारे एलिमेंट आ गए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द FN आर इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ V। ठीक है, एलिमेंट का होगा, 1-1 है, मिनिमम तो हो नहीं सकता, तो इधर का एक एलिमेंट और उधर FN का एलिमेंट मैप हो रहा है। ठीक, तो thus T is an isomorphism between V and FN, इसलिए इनके बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि लीनियर है, जो कि 1-1 है और ऑन टू भी है। हेंस एवरी एन डायमेंशनल, अब ये नहीं पता था V वाला जो लेफ्ट में आपने लिया था वो मैट्रिसेस का है या किसी कौन सा वेक्टर स्पेस है, कोई भी वेक्टर स्पेस हो n डायमेंशन का होना चाहिए था। हेंस एवरी n डायमेंशन वेक्टर स्पेस इज आइसोमॉर्फिक टू स्पेस ऑफ n टपल्स। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको पूरा।
अब हम लोग एग्जांपल 8 करेंगे। अभी आपने एक थ्योरम करी थी कि एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज आइसोमॉर्फिक टू स्पेस ऑफ Fn, लास्ट में लिखा था ये। अब एग्जांपल 8 में ऐसे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है कि शो दैट टू वेक्टर स्पेसेस V एंड W आर आइसोमॉर्फिक इफ डाइम V इज इक्वल टू डाइम W। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है कि डायमेंशन से रिलेट कर दिया, और एक चीज है IFF भी लगा दिया हुआ है। IFF दिख रहा है पर आपको? IFF लगाने का मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर स्पेसेस आपको लेने हैं, ठीक, और डायमेंशन दोनों की सेम ले लेनी है, और इसके बाद उन्हें आइसोमॉर्फिक दिखाना है। या दूसरी तरफ से बात करें तो आइसोमॉर्फिक ले लेना है और आपको ये दिखा देना है कि इनकी डायमेंशंस बराबर होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले ले रहे हैं कि एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, यानी आइसोमॉर्फिक है और डायमेंशंस उनकी इक्वल है। पहले हम ये शो कर देते हैं, ठीक। यहाँ इस पे स्पेशली बताया नहीं है कि V टुपल्स वाला है या मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस है, कोई होगा, एनी टू वेक्टर स्पेस है, शो दैट टू वेक्टर स्पेसेस। तो लेट V आइसोमॉर्फिक W, अगर V आइसोमॉर्फिक है W के, तो V आइसोमॉर्फिक होने की वजह से क्या होगा कि इनके बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो कि लीनियर भी होगा और 1-1 भी होगा, ठीक। दैट इज आइसोमॉर्फिज्म T कोलन V टू W विच शोज T इज 1-1। अब अगर T 1-1 है तो उसकी नलिटी T तो फिर 0 हो ही जाएगी। अभी हमने आपको बताया भी था कि उसके जो NT में वेक्टर्स आएंगे, या शायद ऊपर ही लिखा होगा, देखिए इस जगह लिखा था हम लोगों ने ना कि NT के 0 वेक्टर हो जाएंगे, बेसिस में एलिमेंट रहेंगे नहीं, तो नलिटी T जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो अब अगर नलिटी में 0 हो गया तो रैंक T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? डायमेंशन ऑफ V आ जाएगा। वही ऊपर जैसा भी पढ़ा आपने, तो रेंज स्पेस ऑफ T W के बराबर हो जाएगा, यानी रैंक T किसके बराबर हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ W के हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब अगर रैंक T इज इक्वल टू डाइम V है, रैंक T इज इक्वल टू डाइम V, तो यानी कि रेंज स्पेस ऑफ T किसके बराबर हो गया? W के बराबर हो गया। जब रैंक T डायमेंशन V के बराबर आ रही तो रेंज में तो सारे एलिमेंट आ गए, तो रेंज स्पेस ऑफ T इज इक्वल टू W, यानी कि रैंक T इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? डाइम W हो गया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए T इस कैसा दिया हुआ है? ऑन टू, जब T ऑन टू होगा तो रेंज स्पेस ऑफ T में सारे एलिमेंट आएंगे, ये देखिए यहाँ पर, यानी कि रैंक T इज इक्वल टू डाइम W। वही बात यहाँ पर कनेक्ट की मैंने, शायद ये बात बाद में बता रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पर रैंक T इज इक्वल टू डाइम V है, और ये पहली प्रॉपर्टी से है कि T इज 1-1 से है, और T इज ऑन टू की प्रॉपर्टी से है कि रेंज स्पेस ऑफ T इज इक्वल टू W। ठीक है, शायद यहाँ से कनेक्ट नहीं हो रहा है ये चीज, ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है कि T इज ऑन टू, और जब T ऑन टू होगा तो रेंज स्पेस ऑफ T जो है W के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय W के सारे एलिमेंट जो है ऑन टू होने की वजह से रेंज स्पेस में आ जाएंगे, तो रेंज स्पेस ऑफ T इज इक्वल टू W, यानी कि कह सकते हैं रैंक T इज इक्वल टू डाइम V। अच्छा, अब यहाँ से दो बातें आ रही है। अगर इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए और इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाए, तो ये देखिए लेफ्ट में रैंक T है और इसके भी लेफ्ट में रैंक T है, तो रैंक T इज इक्वल टू डाइम V और रैंक T इज इक्वल टू डाइम W। इसका मतलब है कि रैंक T इज इक्वल टू डाइम V इज इक्वल टू डाइम W, यानी डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W, राइट। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W पे है। अब कन्वर्सली हमें प्रूफ करना है कि एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि 1-1 और ऑन टू है, और डायमेंशन आप इक्वल ले सकते हैं। तो लेट डाइम V इज इक्वल टू डाइम W इज इक्वल टू n, यानी दोनों की डायमेंशन n के बराबर है, टू शो कि V आइसोमॉर्फिक W, ये शो करना है कि V जो है आइसोमॉर्फिक है W पे। अब ध्यान देंगे कि दोनों के बेसिस तो हो गए सेम। अब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन किया जाए, अब यहाँ पर ये देखना है। देखिए अब एक बार फिर से हम आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कराएंगे। देखिए वो किस आधार पे। एक देखिए ये आपके पास V हो गया वेक्टर स्पेस, ठीक, और ये हो गया आपका W, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके भी n डायमेंशनल है ये, यहाँ पर हम लेकर ही चल रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू n, ठीक। तो इसके पास वेक्टर्स होंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, यानी इसका अगर हम बेसिस B मान लें तो यहाँ वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n तक, ठीक। इसका भी बेसिस में, इसके बेसिस में एलिमेंट्स अलग मानते हैं, थोड़ा डिफरेंट, बीटा 1 बीटा 2 से लेके बीटा n, यानी कि हम इसको B डैश कह दें। ध्यान दीजिएगा,
और ये हो जाएगा बीटा 1 बीटा 2 से लेकर के बीटा n एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके पास। ठीक है, अब हमें एक मैपिंग डिफाइन करनी है, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करना है v से w। किस टेक्निक से करेंगे देखिएगा, ये अल्फा है तो वही जैसे ऊपर भी हम लोग कर चुके हैं पहले भी कि फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग v देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स x1 to xn इन f फील्ड में, करेंगे ना ये। ठीक, तो यानी अल्फा को आप क्या लिख पाएंगे, अल्फा को लिख पाएंगे i इज इक्वल टू 1 to n x i अल्फा i लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए जो ये स्केलर्स इधर आपको मिले, जहां मैं राउंड कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा, मिले, इनको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि हम एक x1 बीटा 1 लिख लें और x2 को फिर बीटा 2 से मल्टीप्लाई कर दें, x2 बीटा 2 से, और xn बीटा n कर दें। पहले तो मिले, ये मिले कैसे, जब आपने अल्फा को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n के लीनियर कॉम्बिनेशन में रखा तो स्केलर्स आपको मिल गए, और मिलेंगे ही क्यों, क्योंकि ये बेसिस है तो देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्फा लीनियर कॉम्बिनेशन में ना आए, अल्फा को लीनियर कॉम्बिनेशन में आना ही पड़ेगा, इसलिए x1 x2 xn आपको मिल ही जाएंगे, और जब मिल जाएंगे तो x1 बीटा 1 एक नया वेक्टर क्रिएट हो जाएगा। बीटा 1 यहाँ है तो x1 बीटा 1 तो यही होगा, बोलिए क्या x2 बीटा 2 नहीं होगा, होगा एक्सटर्नल कंपोजिशन से, तो xn बीटा n भी तो इसमें होगा। और अगर इन सारे वेक्टर्स को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपके पास, सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर n तक xi बीटा i बन जाएगा, वो भी इसी के अंदर होगा। तो यही आप कह सकते हैं कि इस अल्फा के लिए आपने वेक्टर ढूंढ लिया, कहाँ, W में। क्लियर, और ये जो आपने ढूंढा उसी को तो ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे कि हाँ हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो आपके सर बीटा के लिए भी ऐसा हो सकता है, यस। आप क्या करिए कि बीटा को लिख लीजिए i इज इक्वल टू 1 to n वाई आई अल्फा आई, ये क्वेश्चन 2 मान लीजिए। ये वाई आई भी क्या है आपके, ये भी सब स्केलर्स हैं, फील्ड में बिलोंग करेंगे। देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स फॉर बीटा, बीटा कहाँ का एलिमेंट होगा, बीटा यहाँ का होगा। अब आप कहेंगे बीटा के लिए हम यहाँ कौन सा एलिमेंट लाएंगे, तो देखिए बीटा के लिए जो एलिमेंट लाएंगे वो फिर वही मल्टीप्लाई, बीटा 1 बीटा 2 बीटा, तो आपकी y से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो y1 बीटा 1 y2 बीटा 2 से लेकर के yn बीटा n, दैट इज क्या तैयार हो जाएगा वेक्टर आपके पास, i इज इक्वल टू 1 to n yi बीटा i, ये कहां पर होगा, ये w में तैयार हो जाएगा। ठीक, यू कैन क्रिएट वेक्टर, तो जो आपने यहाँ क्रिएट किया है उस वेक्टर को आप लिख सकते हैं सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, वाई आई बीटा आई लिख सकते हैं, समझ में आई बात। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो इमेज है टी अल्फा की जो इमेज आई यानी डब्ल्यू में जो मिली वो क्या मिल रही है, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक एक्स आई बीटा आई। ठीक, और इसी तरीके से आप बीटा जो कि v का एलिमेंट है, अल्फा बीटा v के एलिमेंट है ध्यान रखिएगा, तो i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक वाई आई बीटा आई आ जाएगा। ठीक है, ये दो आपने इमेजेस में ले ली, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। तो अब यहाँ पर जो डिटेल में है वो हम पढ़ के आपको समझा दे रहे हैं। Let us take for v beta b is equal to alpha 1 to alpha n been ordered basis for v, एक ordered basis ले लिया आपने, and b dash beta 1 to beta n been ordered basis for w, वही हमने पीछे भी लिए थे, b और b dash for each alpha in v there exist, ये there exist एक क्लेम होता है, कॉन्फिडेंस होता है, यहाँ ऐसा होगा जरूर, there exist unique scalars x1 x2 xn in f such that कि alpha can be written alpha is equal to sigma equal to 1 to n xi alpha, हो गया। अब हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया, लेट अस डिफाइन t कोलन v to w by t alpha is equal to sigma equal to 1 to n xi बीटा। अब यही स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि हमने कैसे डिफाइन कर लिया, क्लास में पूछते हैं सर ये कहाँ से ले आए हम, t अभी तो अल्फा था अब ये बन गया t अल्फा, i इक्वल टू 1 to n xi बीटा i कहाँ से आ गया। तो अगर ये चीज समझनी है तो आप पीछे आप रिवर्स करिए और यहाँ पर चीजों को देखिए कि हमने किस तरीके से अल्फा को पहले कॉम्बिनेशन में लिखा, अल्फा 1 टू अल्फा n, कैसे हमें स्केलर मिले, फिर उन स्केलर्स को कैसे हमने बीटा 1 बीटा 2 से मल्टीप्लाई करके एक नया वेक्टर क्रिएट किया, और फिर हमने एजम्पशन किया कि ये जाकर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्लियर, तो इसीलिए यहाँ लेट अस डिफाइन एक छोटी सी लाइन लिख देते हैं, लेट अस डिफाइन ए फंक्शन, बट हाउ वी डिफाइन इट इज ए पार्ट ऑफ एनालिसिस, राइट। तो ये चीज आपको हमने अच्छी तरह से क्लियर कर दी और समझ में भी आ गया, सो दैट यू कैन इमेजिन दैट हाउ वी डिफाइन, राइट।
अब ये वेल डिफाइंड भी हो जाएगा, ठीक। दिस फंक्शन इज वेल डिफाइंड बिकॉज फॉर ईच अल्फा, हर अल्फा के लिए एक बीटा यहाँ पर ये वेक्टर मौजूद है। कौन सा? सिग्मा इक्वल टू 1 to n xi बीटा i, ये आपका मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर xi यूनिक है हमारे पास। अब अगर xi बदल जाएगा बीटा के लिए, अगर बीटा को लिखेंगे जरूर yi मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा भी इन्होंने कि फॉर ईच, अब अगला आगे बढ़ते हैं इसमें, रुकिए, टू शो टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दो वेक्टर लेने पड़ेंगे फॉर ईच अल्फा एंड बीटा। ये हम पीछे भी आपको समझा चुके हैं। इनकी इमेजेस कहाँ जाएंगी? इमेजेस टी अल्फा की इमेज क्या आएगी? आएगी i इक्वल टू 1 to n xi बीटा i, और बीटा की जो इमेज आएगी वो आएगी सिग्मा इक्वल टू 1 to n yi बीटा आ जाएगी, राइट। ये पीछे मैंने आपको पूरी बात बता दी, सिमिलर है जैसे अभी ऊपर का भी किया था वो, और अब सब अच्छे से बता दिया आपको। आल्सो सी अल्फा प्लस बीटा, अब चूंकि लीनियरिटी चेक कर रहे हैं हम लोग तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा। अब जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो फिर वही बात होगी कि खाली बस यही स्केलर यूज हो जाएंगे बीटा के साथ, क्योंकि बीटा जो बीटा 1 to बीटा m है, बीटा 1 बीटा 2 जो आपके पास वेक्टर्स हैं बी डैश में, ये एक्चुअली बेसिस है किसके? W से, W वेक्टर स्पेस के, राइट। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख देंगे, ओके। तो अब ये टी सी अल्फा प्लस बीटा की इमेज ये आ जाएगी इन इक्वल टू आई इक्वल टू 1 to n। अब इसको एक्चुअली बीटा आई को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इसके ऊपर, तो एक्स आई बीटा आई और वाई आई बीटा, सी स्केलर बाहर ले लीजिए। अब ये सिग्मा एक्स आई बीटा आई को देखिए तो ये टी अल्फा है, और इसको देखिए तो ये टी बीटा है। तो इसने क्या शो कर दिया? दिस शोज दस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात आई 1-1 प्रूफ करने की, जैसे पिछले थ्योरम में था कि 1-1 कैसे प्रूफ करेंगे। तो 1-1 प्रूफ करने के लिए हम लोग टी अल्फा इक्वल टू टी बीटा से शुरू करते हैं। तो टी, अब दिखाना क्या होगा ये आपको पता है कि हमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा शो करना है, बहुत आसान है शो करना। टी अल्फा इक्वल टू टी बीटा लिया, ठीक, और टी अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, टी बीटा की पुट कर दी, ठीक है। चाहे तो वैसे भी कर सकते, बीटा आई बीटा हटा दी, एक्स आई इज इक्वल टू बीटा आई, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दूसरी तरीके से कर दिया है। यहाँ पर क्या किया कि ये लिखने के बाद यहाँ पर कॉमन ले लिया, इधर शिफ्ट कर दिया, एक्स आई वाई आई बीटा आई कर दिया। अब ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। और बीटा आई लगा है, और बीटा किसका है? बेसिस डब्ल्यू का है। बी डैश में एलिमेंट्स हैं बीटा 1 बीटा 2 से लेकर के बीटा n तक, ठीक। और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो जब लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसके सारे स्केलर्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए, यानी सिग्मा, यानी दैट इज अगर हम यहाँ देखें तो एक्स आई माइनस वाई आई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई। ये लीनियरली इंडिपेंडेंसी की प्रॉपर्टी से लगाया गया, देखो इसमें लिखा भी है, ये जीरो हो नहीं सकता। अच्छा देखिए जीरो क्यों नहीं हो सकता, ये भी अच्छा यहाँ पर मिल गया पॉइंट आपको। क्यों? क्योंकि ये एल है ना, एल में कोई भी वेक्टर जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई सेट एल है तो उसमें जीरो वेक्टर नहीं होगा, और अगर जीरो वेक्टर है तो वो एलडी हो जाएगा। तो एनी वेक्टर बीटा कैन नॉट बी जीरो, जो भी कह सकते हैं आप। तो अगर बीटा नहीं जीरो होगा तो फिर एक्स आई माइनस वाई आई जीरो हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू जीरो व्हेन वन ऑफ देम इज जीरो, दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए तो एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई आ गया। तो यानी कि सिग्मा इक्वल टू 1 to n एक्स आई अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू 1 to n वाई आई अल्फा। ये क्या दिखाता है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1-1 आ गया। अब एक पॉइंट और रह गया है कि ये 1-1 होने के बाद ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक। तो एस टी इज 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो मुझे लगा पिछले ही थ्योरम के तरीके से कि नलिटी उसकी जीरो हो जाएगी। क्योंकि 1-1 है तो नल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे? नल स्पेस में तो एक ही एलिमेंट आएगा। कहाँ से आएगा? वी से आएगा। ये वेक्टर जीरो वेक्टर जो है वो वी का है, तो इसलिए इसका जो नलिटी है वो तो जीरो ही हो जाएगी। ये थोड़ा गलत है, यहाँ पर नंबर जीरो हो गया, यहाँ पर नलिटी इज इक्वल टू जीरो। आपने पढ़ा रैंक टी प्लस नलिटी टी इज इक्वल टू डाइम वी, वो जीरो हो गया तो रैंक टी इज इक्वल टू डाइम वी आ गया। और डाइम वी किसके बराबर है? डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के गिवन है आपको। इसका मतलब हुआ रैंक टी बराबर हो गया किसके? यानी कि रैंक टी इज इक्वल टू डाइम, और ये तभी बराबर हो सकता है जब रेंज स्पेस बराबर रहा हो किसके? डब्ल्यू के। और रेंज स्पेस यानी कि वही जो आर टी आप लिखते हैं, रेंज स्पेस डब्ल्यू के बराबर का मतलब क्या हुआ कि आर टी में डब्ल्यू के सारे एलिमेंट चले आए, यानी सारे एलिमेंट डब्ल्यू के इमेज बन गए, ठीक। इसका मतलब टी कैसा हो गया? ऑन टू हो गया, क्योंकि इसका डब्ल्यू का कोई एलिमेंट बचा नहीं, कोई छूटा ही नहीं उसका, तो टी हो गया ऑन टू। हेंस टी इज एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, दैट इज वी आइसोमॉर्फिक टू डब्ल्यू। और इस तरीके से ये भी प्रूफ आपका हो गया। आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, कई बार लिख लिख करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा।